ठीक है, सेक्शन फार्मूला तो हमारा ख़त्म हो गया था। अब सेक्शन फार्मूला में हम क्या करते हैं ना, कुछ नोट लिख देते हैं। नोट में क्या होता है कि जैसे कई बार क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसमें रेशियो नहीं गिवन होता है, बट रेशियो हमें नोन होना चाहिए। हमें रेशियो पहले से पता होना चाहिए कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इस रेशियो में बांटता है। तो ये चीज़ अगर हमें पहले से पता होगी तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है वो क्या है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1। कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में 3 सेंट्रॉइड होते हैं ना, लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। तो जैसे सपोज करो कि हमारा ये AD है, ये मीडियन है। ठीक, AD अगर मीडियन है तो AD पे ही कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा। तो सपोज करो कि ये जो पॉइंट है G, ये G पॉइंट सेंट्रॉइड है। तो ये जो G है ना, G डिवाइड्स AD इन 2:1 रेशियो। अब 2:1 का मतलब दूसरा पार्ट कौन सा होगा, तो जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होता है वो होता है 2 पार्ट। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि AG/GD जो होगा दैट इज 2/1। अब क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन क्या आता है कि सीधा सीधी हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं। जैसे मान लो उसने क्या किया, एक ट्रायंगल ABC हमें गिवन है। ठीक है, सपोज करो इसका 1,3, इसका 4,5, इसका 7,3 है वो वर्टेक्स। या फिर क्या होगा कि अगर ये तीनों वर्टेक्स अगर गिवन है ना हमें, अब मीडियन पूछा है, ये हमारा मीडियन है। ठीक, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला अगर देखा जाए मीडियन को, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तो क्या करेंगे हमें क्या करना होगा कि हमें पता है कि ये जो पॉइंट D है हमारा, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। D इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। तो यहाँ B से और C का कोऑर्डिनेट से हम D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट का कैसे निकालते हैं, 4 + 7/2 और दूसरा y का सम यानी 5 + 3/2, है ना। अब इधर कहीं सेंट्रॉइड है, तो अब ये चीज हमें पता है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1। तो अब सेक्शन फार्मूला A और D हमें पता है पहले से ही, G हमें निकालना है और रेशियो हमें पता ही है। तो इस तरह का रेशियो वो मान के चलते हैं कि दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, वो बच्चों को बताया नहीं जाता है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड इसको डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो नोट आता है इसमें वो आता है सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन 2:1 रेशियो। ठीक, इसका जस्टिफिकेशन सुनो। सबसे पहले होता क्या है, ये तो हो गया फैक्ट कि सेंट्रॉइड ऐसा करता है, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को डिवाइड करता है। अब क्यों ऐसा होता है, थोड़ा सा मतलब इसमें जस्टिफिकेशन पहले जानो। कि पहली चीज तो ये होगी कि किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ये चारों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। मतलब एक ट्रायंगल है अगर, ठीक है, तो अगर ये इसका सेंट्रॉइड हो तो इधर ही कहीं इसका इन सेंटर होगा, इधर ही कहीं इसका ऑर्थो सेंटर, इधर ही कहीं इसका सरकम सेंटर होगा। मतलब ये चारों पॉइंट सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर एक ही लाइन पे लाई करेंगे किसी ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, ऑल लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है इसमें कि सेंट्रॉइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को डिवाइड करता है किस रेशियो में, 2:1 रेशियो में। जैसे यहां एक ट्रायंगल है, पहले तो आधे बच्चों को यही नहीं पता होता कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। बच्चे ऑर्थो, मैं बता रहा हूं पहले ही, अगर जिनको नहीं पता है सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें सर्च करो, एक ट्रायंगल चैप्टर होगा, ट्रायंगल्स। ठीक है, उस 3-4 जो भी वीडियो है वो ट्रायंगल्स के बेसिक हैं, उनको देखो। ये चीज़ें आप लोगों को क्लास 8th-9th में ही आ जानी चाहिए थी। ठीक है, तो अब सपोज करो कि जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा ऑर्थो सेंटर है,
सपोज करो ये ऑर्थो सेंटर हो गया, ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया, और ये हमारा सपोज करो सरकम सेंटर हो गया। तो इन तीनों को जो लाइन ज्वाइन करती है ना, तो जी उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जी क्या है? हमारा सेंट्रॉइड है। जी इज सेंट्रॉइड। ये हमारा सरकम सेंटर है, ठीक है, और ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो जो सेंट्रॉइड है वो डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को इन रेशियो 2:1। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, जो दूसरा वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस तरीके से पूछा जाएगा, फाइंड द ऑर्थो सेंटर, ऐसे समझो कि फाइंड इफ, ऐसे ही फाइंड द काट दो, ऐसे लिखो, इफ ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर of a triangle are O5,3 and C2,1 find centroid। मैं बार बार बोल रहा हूँ, NTSC की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है बच्चे। मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, SSC वगैरह में भी पूछा जाता है, NTSC में भी पूछा जाता है, जो भी तुम दे दोगे एग्जाम्स उसमें मिलेगा ये क्वेश्चन। करते क्या है इसमें, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई यहाँ पे हमारा सपोज करो ऑर्थो सेंटर हो गया, यहाँ पे हमारा सरकम सेंटर हो गया। तो हमें पता जब तक नहीं रहेगा कि G डिवाइड्स इन रेशियो 2:1, तब तक तो हम निकाल ही नहीं सकते G इन दोनों से। तो ये 5,3 दे रखा है उसने, ये 2,1 दे रखा है, रेशियो गिवन है। तो G के कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या मान लिया कि लेट G का कोऑर्डिनेट x, y है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को इसके x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 4, प्लस इसको इसके x से मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 1 5, याद है ना सेक्शन फार्मूला, वही लगा रहा हूँ, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, यानी 2:1 का रेशियो है तो 2 + 1 यानी 9/3 यानी 3। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे, तो y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा एक बार इस रेशियो को इसके y कोऑर्डिनेट से, यानी 2 × 1 2, प्लस इसको इसके y कोऑर्डिनेट से 1 × 3 3, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, 2:1 का रेशियो है तो 2 + 1 5/3। तो हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, सेंट्रॉइड हमारा हो गया G 3,5/3। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कि ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चल क्या रहा है इसमें वो चीज़ समझ में आना चाहिए। अब जब ये टॉपिक निकला है तो थोड़ा सा और एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ये बात याद रखना, ABC, फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ मैं, फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल, पहली चीज़ ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन वर्टेक्स कंटेनिंग 90 डिग्री। जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है वही वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर होता है। जैसे अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो ये जो पॉइंट होगा जिस पे 90 डिग्री बन रहा है, दिस फिगर इज ऑर्थो सेंटर, दिस पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर, मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ये जहां 90 डिग्री बन गया ना, यही जो पॉइंट होता है दिस इज ऑर्थो सेंटर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो सारे ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल होते हैं वो पासेस थ्रू द सेम पॉइंट, दे आर कंकरेंट लाइंस। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड बन सकते हैं? 3 ऑल्टीट्यूड बन सकते हैं ना, एक इधर ऑल्टीट्यूड बनेगा और एक इधर ऑल्टीट्यूड बनेगा, है ना। तो ये कंपलसरी है कि तीनों एक ही पॉइंट से पास करेंगे, चाहे किसी ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड। अब अगर बेस BC को देखूं मैं, इस बेस BC को देखा जाए तो AB जो है उस बेस BC के लिए ऑल्टीट्यूड है ना AB, है ना। उसी तरीके से अगर AB को बेस देखा जाए और C से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो C से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो BC ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। मतलब AB भी ऑल्टीट्यूड है फ्रॉम वर्टेक्स A एंड C इज ऑल्सो ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स CB इज ऑल्सो ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स C। तो ये दो ऑल्टीट्यूड अगर इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो तीसरा वाला ऑल्टीट्यूड होगा वो तो B से ही जाएगा।
इसका मतलब पॉइंट बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो दिस पॉइंट विल बी ऑर्थो सेंटर। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो होता है ये याद रखना, सरकम सेंटर लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। सरकम सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पे लाई करता है। जैसे मान लो इस ट्रायंगल का यहाँ पे मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है मतलब दिस इज लेंथ इज इक्वल्स टू दिस लेंथ, ये पॉइंट मान लो m है, तो दिस इज सरकम सेंटर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हें, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर। तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा क्वेश्चन में कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तुम्हें क्या करेगा, वो तीनों साइड के बस कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और बोलेंगे कि इसका ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर निकालो। जैसे मान लो मैं एक बहुत सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं कि फाइंड ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल A 0,6, B 8,0 एंड C 0,0। ये तो जग जाहिर है कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ही लिया है, जानबूझ के लिया है। बट तुम सपोज करो कि तुम्हें नहीं पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हमें नहीं पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने जानबूझ के राइट एंगल ट्रायंगल ही लिया है, क्योंकि अगर मैं रैंडमली कोई भी 3 पॉइंट लूंगा तो उसकी गारंटी नहीं है ना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही, है ना। इसलिए मैंने बहुत सिंपलेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। क्यों सिंपलेस्ट लिया है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। एक पॉइंट तो ओरिजिन ले रखा है मैंने, ये 0,0, दूसरा पॉइंट इधर एक्स एक्सिस पे लिया है मैंने 8,0, और दूसरा पॉइंट लिया है यहाँ पे 0,6। तो ये तो साफ ही दिख रहा है ना कि ये जो बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। इन तीनों को मिलाने वाला जो लाइन होगा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, मैंने जानबूझ के ही लिया। ठीक है, अब चलते हैं जो मेन कंसर्न है हमारा। कंसर्न ये है कि मैंने क्या किया, अब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट है, हमें नहीं पता वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। हमने क्या किया, उन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और उनका नाम दे दिया कुछ ना कुछ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है बच्चे, तो हम उनकी लेंथ नहीं निकाल सकते क्या? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से, रूट अंडर वही डिस्टेंस फार्मूला 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर, ये रूट अंडर 36 आ जाएगा, यानी 6 आ गया। उसी तरीके से जब बी सी की लेंथ निकालोगे, बी सी, तो वो भी आ जाएगा 0 - 8 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ये भी हमारा 8 आ जाएगा। और जब ए सी की लेंथ निकालोगे तो ये आ जाएगा 8 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर, यानी ये रूट 100 यानी 10 आ गया। अब यहां से हमें कोई भी ट्रायंगल मिलेगा, कोई भी ट्रायंगल दे दे, हम उसके तीनों साइड का लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें बस ये चेक करना है कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। क्यों निकालेंगे, क्योंकि बिना राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, तो अब तो दे सकता है निकालने के लिए। बट अगर आप 10th तक का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो गारंटेड है 99% केसेस में वो राइट एंगल ट्रायंगल ही देते हैं, ताकि उनका मेन एम होता है कि तुम्हें ये फैक्ट पता है कि नहीं, ऊपर वाले ये फैक्ट पता है तो 30 सेकंड से ज़्यादा का आंसर नहीं होता है। 30 सेकंड भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। ठीक है, तो आपको क्या होगा, 3 वर्टिसेस गिवन होंगे, तीनों का मैंने लेंथ निकाल दिया ट्रायंगल का। अब अगर लेंथ निकाल दिया तो ये लेंथ निकलते ही हम चेक करेंगे कि क्या किन्हीं 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है क्या। तो इसको हमने देखा तो ये 36 आया, इसको हमने देखा तो ये 64 आया स्क्वायर, और इसको देखा तो 100 आया। इसका मतलब बच्चे मैंने बोला यस, इसका और इसका सम ये आएगा। इट मीन्स कि दिस साइड इज हाइपोटेनस, क्योंकि वैसे भी इस अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर आ गया, तो ये हाइपोटेनस ही होगा, जाहिर सी बात है, लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनस। मतलब कहीं ना कहीं से हमें ये पता चल गया बच्चे कि ए सी जो है वो हाइपोटेनस है, ए सी हाइपोटेनस है। तो AC अगर हाइपोटेनस है तो वो कौन सा वर्टेक्स होगा जो
90 डिग्री होगा, इसका मतलब बी, वर्टेक्स बी कंटेन 90 डिग्री एंगल, है ना। तो इसका मतलब हमारा ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर जो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, तो ऑर्थो सेंटर भी हमारा 0,0 ही हो गया। हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो कि ये वाला हमारा वर्टेक्स निकलता 90 डिग्री वाला, तो फिर तो हमारा ऑर्थो सेंटर ये हो जाता, है ना। उसी तरीके से सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, सॉरी सेंट्रॉइड नहीं, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या हो जाएगा बच्चे, तो सरकम सेंटर हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ए सी का मैं मिड पॉइंट लिखूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज यानी 0 + 8/2 4, और 6 + 0/2 यानी 3, यानी हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा 4,3। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद होना चाहिए आप लोगों को। होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। ये जो मैंने बताया है ये फिर से कह रहा हूँ कि कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कोऑर्डिनेट में नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो बच्चे 2021 के मार्च में बोर्ड का एग्जाम देंगे, 2021 के फेब या मार्च जो कह लो, फेब या मार्च में जो बच्चे देंगे उनके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, वो हटा दिया गया है कोरोना की वजह से। अब गवर्नमेंट की मर्जी है भाई, कोरोना की वजह से गवर्नमेंट का मानना है कि बच्चे सिलेबस नहीं कर पाएंगे, इतना सारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टफ है, ये है वो है, तो उन्होंने थोड़ा सा तुम लोगों को आसानी दे दी, है ना। बट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भविष्य में काम आने वाला है। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, तो इसको पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, देख सकते हो। बट तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं संभाल पाओगे तो छोड़ देना, क्योंकि ये टॉपिक 2020-21 सेशन में एलिमिनेटेड है, डिलीटेड टॉपिक है। अब चलते हैं एरिया निकालने। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे सपोज करो हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ये कौन सा डायग्राम बन गया था, ये दिस इज अ ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है बच्चे। सपोज दिस पॉइंट इज ए x1 y1, दिस इज बी x2 y2, दिस इज सी x3 y3। ये मोस्ट इरिटेटिंग फॉर्मूला लगता है बच्चों को एरिया वाला, बट मुझे उतना मुश्किल नहीं लगता, ये बहुत सिंपल सा है। देखो अगर छोटा सा चीज़ ध्यान दोगे तो बहुत सिंपल होगा। आपको क्या करना है, साइकिल चलाना है। हम क्या करते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि यही x1 y1 होगा, तुम किसी एक को x1 y1 मान लो, दूसरे को x2 y2 मान लो, तीसरे को x3 y3 मान लो, ठीक है। बाद में मैं तुम लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे फटाक से किसी भी पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल 30 सेकंड में निकल जाएगा। बट सीबीएसई या जो मेथड है वो यही है। मेथड क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक साइकिल चलानी है। साइकिल का मतलब कि पहले 1 फिर 2 फिर 3। अब 1 हो चुका है ना, तो 1 के बाद किसकी बारी आएगी, तो 2 की बारी आएगी, तो 2 से फिर कंटिन्यू करो, तो 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आएगा 1। अब 2 भी हो गया, तो 2 के बाद आएगा फिर से 3, तो 3 के बाद किसकी बारी, तो 1 और 2। बस यही साइकिल चलानी है आपको, 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2। क्लियर है। अब देखो इसका मतलब क्या है, साइकिल का मतलब क्या है। मैं एरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूं, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मॉड। अब ये मॉड क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बताता हूं अभी थोड़ी देर में। हाफ इंटू मॉड, फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैंने लिखा x1, ठीक है 1, तो इंटू क्या बोला था 1 2 3, तो इंटू क्या लिखोगे y2 माइनस y3 प्लस x1 हो चुका है। अब किसकी बारी आएगी, x2 की बारी आएगी, तो मैंने लिखा x2। अब जब यहां 2 लिखा है तो क्या था 2 3 1, 2 जो लिखोगे ना यहां पे उसी से कंटिन्यू कर देना है। तो x2 लिखा है तो 2 का मतलब फिर 3, यानी y3 माइनस y1। x1 हो गया, x2 हो गया, अब किसकी बारी है, x3 की बारी है। तो अगर 3 से शुरू किया है तो मतलब y1 माइनस y2। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ऑर्डर में तुम्हारा एरिया का फॉर्मूला एग्जीक्यूट करोगे, ऑर्डर चेंज नहीं करोगे।
तुम उसी ऑर्डर में करोगे, तुमने किसी ना किसी को x1, किसी ना किसी को y1, किसी ना किसी को x3 माना ही होगा, तो इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके आंसर ले आओगे। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि ये मॉड क्या है भाई। मॉड क्या है? तो बच्चे मॉड का वैल्यू कुछ नहीं होता है। मॉड का मतलब ये होता है कि अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बाहर पॉजिटिव ही निकलेगा। दैट्स इट। अंदर जो भी वैल्यू आएगा बाहर पॉजिटिव ही निकलेगा। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल एक मैं ये बस समझाने के लिए लिखा कि मान लो किसी कोई ऐसा सिचुएशन आया कि हमारा एरिया आ गया हाफ इंटू मॉड, और जब हमने सारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू रखी तो अंदर आ गया सपोज करो -18। ठीक है। तो इस मॉड को जब हटाओगे तो बाहर सिर्फ 18 आएगा। मॉड का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब नो साइन, साइन नहीं आएगा। तो 2 से ये 18 कट गया 9, तो हम 9 बोलेंगे एरिया। वैसे भी कॉमन सेंस लगाओगे तो एरिया निगेटिव थोड़ी हो सकता है किसी चीज़ का। मैं बोलूं कि मैंने एक ज़मीन खरीदा है, एक लैंड खरीदा है, वो मेरा -36 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। -36 बोल ही नहीं सकते। -3 लीटर पानी दे दो मुझे पीने के लिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो निगेटिव नहीं हो सकती। लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता। बोलेंगे कि -6 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ मैं, लोग हंसेंगे ही, है ना। तो बेसिकली ये है कि दिस इज एरिया, तो दिस विल नेवर बी नेगेटिव, सो वी आर यूजिंग हेयर मॉड। क्योंकि अंदर की वैल्यू भाई, अंदर तो माइनस साइन है ना, तो हो सकता है कभी ना कभी ये निगेटिव तो दे ही देगा, बट हमें निगेटिव नहीं लेना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहले फॉर्मूले पे, फिर ट्रिक की तरफ भागेंगे। आधों के दिमाग में यही चलता है, अरे बताया नहीं बताया नहीं, बताएंगे भाई। मान लो एक ट्रायंगल है जिसका ए है, एक ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट A is 5,2, B is 6,-8 एंड C is 2,-4। ठीक, तो पहले फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ x1 इज इक्वल टू हमारा है 5, x2 इज इक्वल टू है 2। मैंने क्या किया, इनको x1 y1 माना। तुम्हारी मर्जी बच्चे, तुम इसको x1 y1 मान लो या इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो। कोई बच्चा इसको 1 लेगा, इसको x2 y2 लेगा, इसको x3 y3 लेगा, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इंडिपेंडेंट हो, बट साइकिल वही चलेगा 1 2 3 2 3 1, चाहे तुमने जो भी 1 2 3 लिया हो। ठीक है, तो ये हो गया x1 x2। उसके बाद x2 की वैल्यू मैंने ले ली 6, x3 की y2 की वैल्यू ले ली -8। देखो यहाँ मैंने x2 लिखा है, दिस इज नॉट x2, यहाँ x1 5 है तो y1 2 होगा, दिस इज y1। उसी तरीके से अगर x3 की वैल्यू 2 है तो y3 की वैल्यू -4 ले लिया। ठीक है, एरिया निकाले। अब निकालते हैं भाई एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मॉड, तो हाफ के बाद मॉड लगा दिया। फॉर्मूला क्या है, x1 इंटू, तो x1 हमारा कितना है 5 इंटू y2 माइनस y3, मतलब ये ऐसे चलेगा, x1 ऐसे ऐसे, y2 माइनस y3, यानी -8 -4 यानी +4 हो जाएगा ना, माइनस ऑफ माइनस +4, प्लस अब x2 की बारी यानी 6 इंटू, अब x2 लिखा है तो y में क्या होगा 3 - 1 यानी y3 माइनस y1, तो ये हो जाएगा -4 -2, प्लस x3 की बारी, x3 कितना है 2, तो y क्या होगा y1 - 2 y2, तो y1 कितना है 2 और माइनस ऑफ -8 यानी +8, ये हमारा y2। तो बच्चे हमारा एरिया क्या आया, हाफ इंटू ये बन गया -4 इंटू 5 -20 -48 और +20, नहीं -48 नहीं होगा, दिस इज -6 इंटू 6 -36 -36, इधर हो गया -8 में से ये बन गया, -8 में से 4 गया, -4 इंटू 5 -20 -6 इंटू 6 -36 और ये 10 इंटू 2 20। इसको हमने मॉड क्लोज कर दिया, यानी फाइनल वैल्यू क्या आई बच्चे, हाफ मॉड +20 -20 उड़ा दो, -36 बचा। तो भाई मॉड हटाएंगे तो सिर्फ +36 बाहर आएगा, 2 से कटा 18, यानी इसका एरिया हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट,
जो भी हो 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एरिया ऑफ एनी गिवन ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका ऐसा बताने जा रहा हूं कि एरिया फटाक से निकल जाएगा किसी भी फिगर का। ठीक है, देखो कैसे। और ये मैं किसी भी फिगर मतलब चाहे तुम्हारा को ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, अगर उसके सारे वर्टिसेस हमें पता है तो हम आराम से उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये तरीका बता रहा हूं, होप कि तुम लोगों को समझ में आएगा। मान लो मैंने रैंडमली कोई कोऑर्डिनेट्स ले लिया, फाइंड एरिया ऑफ ए दे दिया मैंने 3,4, बी दे दिया मैंने 1,-2 और सी दे दिया मैंने मान लो -8,6। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना है ना, तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल मेथड से निकालते हैं कि हमें पता लग जाए कि हमने जो ट्रिक से निकाला है वो सही है कि नहीं। तो इसको मैंने मान लिया, देखो ध्यान से, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ मॉड x1 इंटू यानी 3 इंटू y2 माइनस y3 यानी -2 -6 प्लस x2 हमारा क्या है 1 इंटू y3 माइनस y1 यानी y3 है 6 और y1 है 4, 6 माइनस 4, y3 माइनस y1 प्लस x3 की वैल्यू है -8 इंटू x3 लिए हैं तो y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस -2 दैट इज 4 प्लस 2 मॉड क्लोज। दिस विल बिकम हाफ मॉड, ये तुम्हारा बन जाएगा -8 इंटू 3 -24 प्लस ये बन जाएगा 2 इंटू 1 2, ये बन जाएगा -8 इंटू 6 यानी -48। तो हमारा बच्चा नॉर्मल फॉर्मूले से एरिया आया हाफ इंटू -22 -48 यानी हाफ इंटू मॉड ऑफ -70। माइनस गायब कर देंगे, मॉड हटाएंगे तो ये हो जाएगा 70 और ये आ जाएगा हमारा 35 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा हो गया फॉर्मूले से एरिया आया। ठीक है, अब हम ना ट्रिक से देखते हैं कि हमारा एरिया क्या आता है। ट्रिक क्या है पहले तो वो देखते हैं। देखो बच्चे, ट्रिक क्या है इसमें, मेथड टू क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। आपको करना क्या है कि तीनों वर्टिसेस को ना एक जगह लिख लेना है। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एक डायग्राम बनाया, उसमें मैंने वर्टेक्स दिखा दिया, एक 3,4 है पहला वर्टेक्स, दूसरा है 1,-2 तो इसको बी दे दिया 1,-2 और तीसरा क्या है -8,6 तो यहां दे दिया -8,6। ये तीनों पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिया ना। आपको क्या करना है, आपको किसी एक पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ, किसी एक पॉइंट पे। सपोज करो मैं यहां पे खड़ा हो गया, कोई बच्चा यहां पे होगा, कोई यहां पे होगा, मर्जी तुम्हारी, जहां मर्जी वहां खड़े हो जाके। मैं यहां पे खड़ा हो गया। अब मैं यहां पे खड़ा हो गया ए पॉइंट पे, तो मुझे इसकी बाउंड्री पे एक चक्कर लगाना है बस। एक चक्कर मतलब ए से आना है मुझे बी पे, बी से जाना है सी पे और सी से वापस वहीं जाना है ए पे, तभी हमारा फिगर कंप्लीट होगा। जहां से शुरू किया है बाउंड्री पे चल के वहीं पहुंचोगे तभी हमारा डायग्राम कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आपको एक चक्कर लगा के वापस वहीं पहुंच जाना है। कहने का मतलब जहां से शुरू किया है वहीं पे खत्म होगा। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड। मॉड तो बच्चे रहेगा ही रहेगा, मॉड तो नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि निगेटिव ले लो, तो मॉड तो रहेगा ही रहेगा। तो हाफ इंटू, अब मान लो हमने ए से शुरू किया तो ए का कोऑर्डिनेट है 3 4 लिख लिया। अब ए के बाद हम बी पे आए, कोई बच्चा क्या करेगा, वो बोलेगा सर हम ए के बाद मैं सी पे गया था। तो तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे इधर से घूम के वापस ए पे पहुंचो या इधर से घूम के वापस ए पे पहुंचो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं इधर से घूम के ए पे पहुंचता हूं, तो मैंने ए पे खड़ा था तो मेरा 3,4 लिख लिया। वापस मैं जाऊंगा बी पे, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1,-2। उसके बाद मैं गया सी पे, सी कितना है -8,6 और वापस वहीं पहुंचूंगा जहां से शुरू किया था, तो खत्म भी 3,4 पे ही करूंगा। इतना क्लियर है। अब देखो बच्चे, ये लिखते ही मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। एक अगला क्वेश्चन करेंगे तो धुआं उड़ा दोगे इस तरीके से, बहुत टाइम सेविंग होता है। इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो,
सीधा सा सवाल है। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मॉड ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया भाई इन दोनों को, तो 3 इंटू -2 -6 प्लस 1 इंटू 6 6 प्लस -8 इंटू 4 -32 ठीक है। अब ये देखो, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली -32 लिख सकता हूँ ना इसको, तो मैंने इसको मिटा के सीधा सीधी -32 ही लिख दिया यहाँ पे, तो हमारा हो गया ये -32 ठीक है। बीच में साइन दोगे माइनस का, और फिर से यही काम आपको क्या करना है, दूसरी साइड से करना है। दूसरी साइड मतलब दिस दिस दिस, तो ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस -8 इंटू -2 प्लस 16 प्लस 3 इंटू 6 18, खत्म कहानी। ये -6 कट गया, यानी आया हाफ मॉड ऑफ -32 माइनस 16 4 20 और 18, 16 4 20 10 30 38, यही है ना। यानी हमारा कितना आया 1/2 इंटू 30 30 60 और 20 70 -70 आ गया हमारा इस केस में -70। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, हाफ मॉड हटाएंगे तो ये +70 यानी 35 स्क्वायर यूनिट। देखा, वही आया जो ऊपर में आया था 35 स्क्वायर यूनिट, इस तरीके से भी 35 स्क्वायर यूनिट। और मैं बता रहा हूं अभी 50% बच्चों के दिमाग में आता है कि अरे वही काम तो कर रहे हैं जो ऊपर कर रहे हैं, तो वही काम नहीं कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। उपाय यह है कि इसी मेथड से तुम 2-3 क्वेश्चन करो और फिर फॉर्मूले से 2-3 क्वेश्चन करो, खुद ही आइडिया लग जाएगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कभी कभी हमें क्या पूछा जाता है ना, हमें इस तरीके का डायग्राम कुछ दे दिया जाएगा क्वाड्रिलेटरल, और बोलेगा इसका एरिया निकालो। तो मान लो ये पॉइंट हमारा है 1,1, ये पॉइंट हमारा है B7, -3, इस पॉइंट को मैंने ले लिया C12,2 और इस पॉइंट को ले लिया 7,21। बोलेगा फाइंड एरिया ऑफ ABCD। फॉर्मूले से क्या करोगे बच्चे, तुम्हारा कानूनन तो तुम्हें एक डायगोनल बनानी पड़ेगी AC। ये डायगोनल इस पूरे फिगर को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, है ना। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, तब जाके कहीं तुम्हें ABCD का एरिया मिलेगा। मतलब अगर मैं पहले फॉर्मूले से करूं तो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, देखो डायग्राम देखो पहले, तो एरिया ऑफ ये पॉइंट D है, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD, ठीक है। एक ABC और एक ACD, इन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा कॉपी कर ले रहा हूं, ताकि होता क्या ना, डायग्राम ऊपर रह जाता है और हमारा कंटेंट नीचे आ जाता है, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। तो मैंने इसका डुप्लीकेट ले लिया ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय वैल्यूज दिखती रहे हमें, ठीक है। ये हमारा हो गया वो डायग्राम, इसका मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। ये हमारा दिख रहा होगा डायग्राम। अब बच्चे यहां से अगर मैं एरिया ऑफ ABC निकालूं तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ मॉड x1, मैंने इसको मैंने माना है x1, देखो ध्यान से, मैंने इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान रहा हूं मैं। तुम फ्री हो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। तो तुम्हारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, मैंने माना x1 हमारा है 1 इंटू y2 माइनस y3 यानी -3 -2, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, x1 के बाद x2 की बारी आएगी, तो प्लस x2 कितना है 7 और y3 माइनस y2 तो 2 - 1 प्लस x3 कितना है 12 और 3 के बाद y1 माइनस y2 यानी 1 -3 यानी 1 + 3। दिस विल गिव हाफ इंटू मॉड ऑफ -5 +7 एंड +48, तो ये कितना बन जाएगा, हाफ इंटू 50, हाफ इंटू 50 काट दो, 25 स्क्वायर यूनिट आ गया।
एरिया इसका निकल गया। नेक्स्ट किसका एरिया निकालेंगे, ए सी डी, एरिया ऑफ ए सी डी। तो फिर से देखो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और मैंने वापस ए सी डी में इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना और इसको मैंने x3 y3 माना डी को। देखो यहाँ x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 माना, ये मैंने दोबारा से माना है ये सारी चीजें। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी को भी मान सकते हो। तो ए सी डी क्या हो जाएगा, हाफ मॉड x1 इंटू यानी 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 2 माइनस 21, 2 माइनस 21 प्लस x2 कितना है 7, सॉरी x2 हमारा है यहाँ पे 12, x2 इंटू यानी 12 इंटू y3 माइनस y1 यानी 21 माइनस 1, 21 माइनस 1 प्लस x3 इज 7 इंटू y1 माइनस y2, y1 है 1, y2 है 2, तो 1 माइनस 2। अगर कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं होगा तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। कितना आया ये, हाफ मॉड ऑफ माइनस 19 प्लस 240 प्लस 7, यानी ये बच गया बच्चे तुम्हारा हाफ इंटू 240, माइनस 19 में से 7 गया, माइनस 12 और 240, तो ये आ गया 228। आई थिंक इट विल बी 214। इट इज समथिंग लाइक 214। कहीं गलती किया है क्या हमने, एक बार रुक जाओ, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो बाद में फिर बड़ा दिक्कत होता है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू 2 माइनस 21, तो ये आ जाएगा 19। ठीक है, माइनस 19। उसके बाद 12 इंटू 21 माइनस 20, 21 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद 7 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 यानी ये माइनस 7 आएगा, ये माइनस 7, देखो गलती मिला ना, दिस इज माइनस 7। यहाँ पे गड़बड़ था, मैंने प्लस 7 लिखा था अर्लियर। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हो गया 19 और 7 माइनस 26, माइनस 26 में 240 जोड़ोगे तो 10 में से 4 गया 4, 214। ठीक है, ये वैल्यू 214 आनी चाहिए थी। मॉड हटाएंगे तो हाफ इंटू 214, तो कितना हो गया 107 स्क्वायर यूनिट। ये दूसरा एरिया। तो एरिया बच्चे अब देखो एरिया ऑफ, अब क्या होगा फाइनल एरिया, इस एरिया प्लस इस एरिया का सम, तो हमारा एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना आ गया 107 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 132। ये हमारा फाइनल एरिया आया इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, अब तुम्हें अगर लग रहा है कि ये तरीका आसान है तो एक बार अब मेरे वाले तरीके पे भी नज़र डालते हैं कि क्या वाकई उससे आसानी से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मैंने एक और डुप्लीकेट लिया और इस भाई साहब को मैं नीचे शिफ्ट करता हूं यहाँ पे। अब वापस से मैंने वही क्वेश्चन लिखा है बट इसको मैं दूसरे मेथड से करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा मेथड 2 है इसी क्वेश्चन को करने का। मेथड 2 में मैंने क्या बोला था, एक साइकिल चलानी है तो हाफ मॉड। अब बच्चे पूछते हैं कि क्या हाफ किसी के लिए, किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालना हो हाफ से ही मल्टीप्लाई करोगे, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो हाफ इंटू कहीं एक जगह खड़े हो जाओ वर्टेक्स पे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं भी एक जगह खड़े हो जाओ। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ए से, बाउंड्री पे चलना है, वापस पूरे डायग्राम को बना के ए पे ही आ जाना है। मतलब ए से जाऊंगा बी, बी से जाऊंगा सी, सी से डी, डी से वापस ए पे खत्म करूंगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे भी तो जा सकते हैं, तो मर्जी तुम्हारी, जाओ आंसर वही आएगा। चेक करना, कमेंट करके बताना। ठीक है, आंसर में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, हाँ बट कोई बच्चा तूफानी करता है, उसको आदत होता है तूफानी करने का, बोलेगा सर ए से जाऊं सी पे, सी से जाऊं डी पे और डी से आ जाऊं बी पे। तो बच्चे ये तो डायग्राम बना ही कहाँ, ये तो तुमने डायग्राम ही नहीं बनाया, हमें तो बाउंड्री पे चलना है ना। तो बस, तो सबसे पहले मैंने शुरू किया ए से। ए का कोऑर्डिनेट है 1,1, बी का है 7 - 3, सी का है 12 2, डी का है
ए बी सी डी का है 7,21 और वापस खत्म कहां करेंगे? ए से गए बी पे, बी से गए सी पे, सी से गए डी पे, खत्म वापस वहां ए पे आके करेंगे, यानी वापस 1,1। अगर ये दो चीज याद है कि हाफ से मल्टीप्लाई करना है एरिया और जहां से शुरू किया वहीं खत्म करना है, तो बाकी तो एरिया बड़ा आसान है। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड, सबका प्रोडक्ट करो क्रॉस में, ऐसे ऐसे ऐसे, और इन सबको ऐड करो, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 14 प्लस 12 बन जा 12 की बचा 252 प्लस 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? माइनस का साइन लगाना है और दूसरी तरफ वालों को ऐड करो, मतलब दिस 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 दिस। जितना तगड़ा कैलकुलेशन उतना कम टाइम लोगे। 7 - 36 प्लस 14 प्लस 21। अगर कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं होगा तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बालक? हाफ मॉड, इसको जब करोगे तो ये हो गया 252 और 14, ये हो गया 266 और -3 263, 263 और 7 270 माइनस, ये बच गया 21 और 14 35, 35 और -36 -1 प्लस 6, -1 और प्लस 6 कितना होगा? देखो कुछ गड़बड़ हो चुका है, फिर से बोला था ना इसमें गड़बड़, कैलकुलेशन एरर करते हो दिक्कत हो जाती है। सबसे पहले क्या आया हमारा? 7 आया, फिर -36, फिर प्लस 14, फिर प्लस 21, तो ये हो गया 20 10 30 35, ये हो गया -1 हाँ ठीक है, तो कैलकुलेशन एरर नहीं है, तो ये हमारा हो गया -1 और प्लस 6 और ये -6। ठीक है, अंदर वाली वैल्यू +6 आएगी और इस माइनस की वजह से यहाँ -6 लिखा है, यानी कितना लिखा? ये ओवरऑल वैल्यू कितना आया हमारा? हमारा वैल्यू आ गया हाफ इंटू 264, यानी 132 स्क्वायर यूनिट। तो डायरेक्टली बच्चे वही आ गया ना जो हमारा फाइनल आंसर था, 132 स्क्वायर यूनिट। देखो यहाँ भी हमारा फाइनल आंसर 132 ही आया था, यहाँ भी हमारा 132 आ गया। तुम्हारा चॉइस है, जो बढ़िया लगे वो कर लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भैया दूसरा मेथड ही अपनाना है। अगर तुम पहले में मास्टर हो तो पहला ही यूज़ करो, बट मुझे नहीं लगता कि दूसरा वाला किसी को मुश्किल लगेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये एरिया यहीं पे समाप्त हो गया तुम्हारा एरिया टॉपिक। किसी भी फिगर का एरिया निकाल सकते हो। कुछ चीजें इसमें नोट करके लिख लो, नोट। जैसे पहली चीज तो मान लो कोई 2 पॉइंट यहां पे गिवन है, ठीक है, ये ए है ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2। इन दोनों को मैंने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। अब कोई भी तीसरा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, अगर सपोज करो ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है तीसरा, ये पॉइंट मान लो यहां पे कोई हमारा तीसरा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सी। ठीक, इनको ज्वाइन कर दिया ए बी सी को। ठीक है, अब बच्चे जरा ध्यान से देखो मेरा कंसर्न क्या है। ए और बी, अगर ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है, अगर ये धीरे धीरे इसको मैं कहीं भी लेके चला जाऊं, कहीं भी लेके चला जाऊं, तो कुछ ना कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा इन तीनों के बीच में। जैसे मान लो यहां पे छोड़ दूं इस पॉइंट को, तो कुछ ना कुछ एरिया आएगा, है ना। उसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट को लेके इधर को आ जाऊं तो भी कुछ ना कुछ इसके बीच में एरिया आएगा, है ना। बट अगर मैं क्या करूं, इस पॉइंट को इसी लाइन पे रख दूं, मतलब यहीं पे अगर पॉइंट सी आ जाए कहीं, तो क्या इनके बीच में, ए बी सी के बीच में कोई एरिया होगा क्या? ये तो स्ट्रेट लाइन में हो गए, है ना, तो नहीं होगा। इस केस में एरिया 0 होता है बच्चे। इसका मतलब अगर कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन हो और उनका एरिया जब मैं निकालूं और 0 आए, इसका मतलब ऑल दैट 3 पॉइंट्स विल लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाई करेंगे, क्योंकि थोड़ा भी ऊपर या नीचे हुआ तीसरा वाला पॉइंट तो एरिया मिलेगा, कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसको लिख लो, इफ एरिया ऑफ ए बी सी
is 0, then ABC, then point ABC, then point ABC lies on same line. That is, they are collinear points. They are collinear points. अगर ए बी सी का एरिया 0 हम कैलकुलेट करें और आ गया तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब है कि ये जो 3 पॉइंट्स थे, these 3 points आर बच्चे कोलिनियर पॉइंट्स, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और इसका उल्टा भी कह सकते हो कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है तो उसका एरिया 0 होगा। मतलब अगर ऐसे लिख लूं, इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ए बी सी इज 0 मस्ट। देखो एक क्वेश्चन कर लो, ये कोलिनियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है क्वेश्चन, बोर्ड में आना ही आना है, ना आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। बट एरिया चूंकि 2020-21 सेशन में एरिया वाला टॉपिक डिलीटेड है तो चांस कम है, बट उनकी मर्जी, वो दे सकते हैं कोलिनियरिटी चेक करने के लिए। तो कोलिनियरिटी में यूज तो एरिया ही करना है, बट टॉपिक एरिया हटा है, कोलिनियरिटी नहीं। ये चीज ध्यान रखना है, तो तुम्हें इनडायरेक्टली ये टॉपिक सीखना ही सीखना है। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड के इफ पॉइंट्स k, 3, 6, -2 एंड -3, 4 आर कोलिनियर, ठीक है। तो भाई इसने दे रखा है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हमारा काम है सिर्फ एरिया निकाल देना। एरिया इज इक्वल टू 0 कर देना, क्योंकि कोलिनियर गिवन है। तो मैंने किसी एक को x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, इसको x3 y3 मान लिया। मर्जी तुम्हारी, तुम या तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ कि x1 इंटू, पहले तो हाफ इंटू मॉड k इंटू y2 माइनस y3 यानी -2 -4 प्लस 6 इंटू 4 -3 प्लस -3 इंटू 3 -2 यानी 3 + 2, ये ठीक है। इसको इक्वल टू 0 कर दो, क्या हो जाएगा, हाफ मॉड ऑफ -6k प्लस 6 और ये बन जाएगा -3 × 2 = 5 15 इज इक्वल टू 0, है ना। तो बच्चे ये वैल्यू उधर जाके 0 ही हो जाएगी, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास बचा क्या फाइनली, -6k प्लस 6 -15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चे दो केसेस एराइज होंगे। पहली चीज़ ये कि हमें पता नहीं है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको ध्यान से सुनो। हमें पता ही नहीं है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम दोनों एस्पेक्ट लेंगे, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। तो हमने लिया कि हमारे लिए केस 1 क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब एज इट इज, तो मॉड हटाएंगे तो ये 6k प्लस 6 -15 इज इक्वल्स टू 0 करोगे, और -6k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 15 में से 6 गया 9, और k इज इक्वल टू -9/6 यानी -3/2। बात समझ रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। अब दूसरा क्या केस लेंगे हम कि हो सकता है कि ये पूरा का पूरा वैल्यू निगेटिव हो। भाई वो तो मॉड की वजह से प्लस हो गया ना, अगर मॉड नहीं होता तो तब तो ये पूरा वैल्यू निगेटिव आता। तो केस 2 क्या लेंगे, केस 2 कि हो सकता है कि ये जो पूरी वैल्यू हो -6k प्लस 6 -15 जो है, -6k प्लस 6 -15 जो है, ये पूरी वैल्यू निगेटिव रही हो, ये पूरा का पूरा वैल्यू निगेटिव रहा हो। समझ रहे बात को, यानी कि 6k प्लस -6 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो सॉरी प्लस 15 होगा, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 6k इज इक्वल्स टू -9 और k इज इक्वल्स टू -9/6। तो इस केस में तो आंसर दोनों ही हाल में सेम आएगा, क्योंकि अगर बाहर माइनस भी होगा तो वो उधर जाके 0 हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन उल्टा होता ना कि चेक वेदर ये कोलिनियर है कि नहीं है, या फिर क्वाड्रेटिक बन जाता हमारा मल्टीप्लाई करने पे, तब हमेशा दोनों केस लोगे,
एक पे काम नहीं करोगे, कभी कभी आता है 2 आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे ही देता हूँ मॉड में, मैंने इसलिए बताया ना कि मॉड में वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड ए इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए 2a b -2, 6 एंड c 3, 1 इज 10 स्क्वायर यूनिट। हमें ए निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले से निकालूं तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मॉड। फिर से मैं बोलूँगा, इसको x1 y1 मान लो, देखो डायग्राम को, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और c पॉइंट को x3 y3 मान लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 यानी 6 - 1 प्लस x2 यानी -2 इंटू y3 माइनस y1 यानी 1 - 2a प्लस x3 यानी 3 इंटू y1 माइनस y2 यानी 2a - 6, और ये एरिया उसने दे रखा है कि 10 है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो हाफ मॉड ये तुम्हारा आ जाएगा 5a, ये आ जाएगा -2 प्लस 4a प्लस 6a माइनस 18 इज इक्वल्स टू 10। ये जो 2 उधर लेके जाओगे हाफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 5a प्लस 4a 9a, 9a प्लस 6a 15a, 15a माइनस 20, और ये मॉड के अंदर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। क्यों आया 20, क्योंकि ये -2 उधर जाके 10 के साथ डिवाइडेड बाई है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो बच्चे हमारा कितना आया यहाँ से, ये इक्वेशन आ गया। अब फिर से यहाँ केस लोगे, केस 1 मॉड हटा रहे हैं ना, केस 1 क्या लोगे, तो लोगे कि अगर दोनों ये पूरा का पूरा अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये तो एज इट इज़ 15a माइनस 20 इज इक्वल टू 20, तो 15a इज इक्वल टू 40, तो a इज इक्वल टू 40/15, 5 से जाएगा 8, 5 से जाएगा 3, यानी a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/3, ठीक। केस 2 क्या लेंगे बच्चे, केस 2 क्या लोगे कि हो सकता है ये अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो, इसका मतलब माइनस ऑफ 15a माइनस 20 होगा। पूरा का पूरा वैल्यू नेगेटिव करोगे, ना कि आधा। यहाँ हमने पूरा का पूरा पॉजिटिव लिया है प्लस में, तो यहाँ पूरा का पूरा नेगेटिव लिया। हो सकता है माइनस इज ऑफ दिस की वैल्यू 20 है, क्योंकि ये वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है ना, ये तो मॉड की वजह से वैल्यू +20 आ रहा है। अगर मॉड नहीं होता तो हो सकता है ये -20 रहा होता, तो इसीलिए हम दोनों तरफ माइनस लेके चलते हैं। तो यहाँ से बच्चे 15a माइनस 20 इज इक्वल्स टू -20 आ गया ना, इस माइनस को इधर लेके आ गए तो -20 बना दिया, यानी 15a की वैल्यू, ये 20 है, ये भी 20 है, 15a इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ गया a इज इक्वल्स टू 0, यानी हमारा 2 आंसर आएगा कि अगर a की वैल्यू तुम ये रखो तो भी एरिया 20 आएगा, और a की वैल्यू तुम ये रखो तो भी एरिया 20 ही आएगा, ठीक है। और बच्चे इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, ये कोलिनियरिटी वैलिनिटी वाले, ये मैं बता रहा हूँ अभी भी बार बार कि ट्रिक यूज़ करना ज़्यादा सिंपल होगा। देखो रेड कलर से अगर मैं इसी क्वेश्चन को करूँ तो मेरा सीधा सीधी क्या था, एरिया में सीधे ट्रिक से निकालता ना, तो क्या लिखता, यहाँ लिखता K3 6 - 2 -3 4, और यहाँ फिर K3, क्यों K3, क्योंकि जहाँ से शुरू किया है वहीं पे ख़त्म किया, और इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वैल्यू 0 होगी, क्योंकि कोलिनियर है तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो मैं इसको पहले कैलकुलेट करता हूँ, तो हमारा आया हाफ मॉड, मल्टीप्लाई करो ऐसे ऐसे क्रॉस में, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना, सिंपल होता है, ये एरो देना भी जरूरी नहीं है। क्या हो गया, -2k प्लस 18, सॉरी -2k प्लस 24 -9 माइनस, फिर इधर इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दूसरी साइड से ऐड करो ऐसे ऐसे, तो क्या बन जाएगा 18 प्लस 6 प्लस 4k, यानी ये कितना आया, हाफ इंटू, अब करो इसको, तो -2k प्लस ये है तुम्हारा 24 में से 9 गया 15,
और इधर बचेगा तुम्हारा -24 -4k। ठीक, इस एक्सप्रेशन को देखो, ये वैल्यू पूरी की पूरी जीरो होनी चाहिए, पूरी की पूरी जीरो होनी चाहिए। देखो मैं यहां सॉल्व करता हूं इस डब्बे के अंदर उसी को। ठीक है, तो हमें ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना है, जीरो लाना, यानी जो हमारा इक्वेशन बनेगा हाफ मॉड अंदर क्या बचा -2k -4k -6k, और 15 में से 24 गया, 15 में से 24 गया 9 -9 इज इक्वल्स टू 0। बस हटा दो, यहाँ से भी सब जीरो हो गया। -6k -9 इज इक्वल्स टू 0, -6k इज इक्वल्स टू 9, k इज इक्वल्स टू -9/6, यानी k इज इक्वल्स टू -3/2। वही आंसर आया। तो मेरे हिसाब से ये मेथड ज़्यादा इजी है, इसको भी ट्राई करना। एरिया निकालने वाले को उस मेथड से बहुत आराम से निकलता है। ये एरो वैरो दे दे के बोल रहा हूँ ना, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। दिमाग में बस बिठाओ कि ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तुरंत आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट चैप्टर क्लास 10th का ख़त्म हो जाता है। कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है इसमें। सारे टॉपिक्स जितने क्लास 10th के बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे टॉपिक्स करा दिए गए हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा कि 1-2 प्रैक्टिस शीट तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं रिलीज़ करूँ जल्दी ही, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो वो मैं टाइम अगर मिलता है तो मैं वो डालता रहूँगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्दी।